हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल IASPCS एकेडमी में। आज हम इस हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और वो है एंशियंट हिस्ट्री। तो यह एंशियंट हिस्ट्री, जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो यह किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वह सभी एग्ज़ामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हैं, जैसे UPSC, UPPSC या किसी भी स्टेट PCS या SSC, रेलवे या इस तरह के कोई भी एग्ज़ामिनेशन हो, सभी में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका नाम किस प्रकार पड़ा, यह सबसे पहले देखने वाली बात होगी। तो सिंधु घाटी को 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले इसकी खुदाई हड़प्पा में की गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के एक तरह से आसपास के इलाके में फैला हुआ क्षेत्र था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1921 में पहली खुदाई हुई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के निर्देश पर, यानी कि दयाराम साहनी के ने खुदाई करवाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा का अन्वेषण किया, यानी कि हड़प्पा का पता लगाया और उसकी खुदाई की। जॉन मार्शल ने प्रथमतः इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। इस सभ्यता के अधिकांश उत्खनित स्थल विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। वर्तमान में भारत सीमा क्षेत्र में 2 ही स्थल शेष हैं: कोटला निहंखां, जो कि रोपर में है, इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ था, और रंगपुर काठियावाड़ भादर नदी के किनारे। इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार देखते हैं। उत्तर में मांडा, जो कि कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीर, जो कि यूपी में है, और पश्चिम में सुद कांगेगेर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो इस सभ्यता का यदि क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी क्षेत्र की बात की जाए, तो यह त्रिभुजाकार था और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इस सभ्यता का 2 बहुत बड़ा शहर है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। इसे एक बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया जाता है। सिंधु घाटी के निर्माणकर्ता किन लोगों ने निर्माण किया? सामान्यतः आम धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के निष्कर्ष से हमें पता चलता है कि यहाँ कम से कम 4 प्रजातियाँ थी, जो इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलवाइड। ये 4 प्रकार के थे। आगे यदि हम बात करें तो इसमें कुछ विद्वान हैं जिनके अलग अलग मत हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी कि किसने यहाँ आकर निर्माण किया सिंधु सभ्यता की। तो व्हीलर एक विद्वान है, उन्होंने बताया दास या दस्यु ने किया। रखालदास बनर्जी ने बताया द्रविड़ लोगों ने किया। गार्डन चाइल्ड ने बताया सुमेरियन, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र ने बताया आर्य लोगों ने किया। इसमें मुख्य स्थल जो है, मुख्य स्थल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन, अन्य नगर एवं कस्बे। तो इसमें केंद्रीय नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा बताया गया है, और तटीय नगर और पत्तन में लोथल,
सुतकाकोह, सुतका गोंडोर। और अन्य नगर एवं कस्बे में चनहुद्रो, बनमाली, कालीबंगा। तो इसमें मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अलग अलग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, इस सब के बारे में देखते हैं आगे। इसमें हड़प्पा कालीन नगर बताए गए हैं और वर्तमान में किस जिले में है यह बताया गया है। हड़प्पा कालीन नगर हुलास नाम का नगर जो है वह अभी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। दैमाबाद, अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है। उनतासी, राजकोट, गुजरात। संघोल, चंडीगढ़ के आसपास का इलाका। मित्ताथल, भिवानी जो कि हरियाणा में है। मालवन, सूरत, गुजरात। कुनाल एवं बनवाली, हिसार जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी, जिंद, ये भी हरियाणा में ही है। मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु का बाग या प्रेतों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यह सिंध के लड़काना जिले में है। सिंध यानी कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इसका अर्थ मृतकों का टीला। इसकी खुदाई रखालदास बनर्जी तथा मार्शल ने 1922 में की थी। माइके व्हीलर, काशीनाथ दीक्षित, एच हरग्रीव्य, माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी एवं जॉर्ज डेल्स 1964 से 66 में भी यहाँ खुदाई की थी। इनकी बाद में भी यहाँ पर 1964 से 66 में इसकी खुदाई की गई। मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है। किला क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र जिसे बोलते हैं, यह पश्चिम में है तथा इसका आकार समलंब चतुर्भुज के जैसा है। निचला क्षेत्र, यह पूर्व में स्थित है। निचला नगर किला क्षेत्र से बड़ा है, यानी कि ऊपर की तरफ किला क्षेत्र है जहाँ पर एक तरह से जो उच्च कोटि के लोग होंगे वो रहते हैं और निचला क्षेत्र में निम्न कोटि के। यदि आगे बात की जाए तो मोहनजोदड़ो के किला क्षेत्र में भव्य इमारतें थी जो पक्की ईंटों से बनी थी। इसमें स्नानागार, महाविद्यालय, अन्नागार, सभा कक्ष प्रमुख हैं। यानी कि स्नानागार यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार यहाँ पर पाया गया जिसे महास्नानागार बोला जाता है। और महाविद्यालय यानी कि वो कॉलेज भी थे। महाविद्यालय को भी हम कॉलेज बोलते हैं और हिंदी में महाविद्यालय ही बोला जाता है। अन्नागार यानी कि जहाँ अन्न रखा जाता है यानी कि अनाज। सभा कक्ष जहाँ पर सभा होती है। ये सब बड़े बड़े इमारत यानी कि बड़े बड़े बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था। इसका क्षेत्रफल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर था और इसकी आबादी 35,000 थी। 35,000 महास्नानागार, महास्नानागार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। ये 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका मतलब यही होता है। महास्नानागार में नीचे उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी। फर्श को जिप्सम तथा गारे से जलरोधी बनाया गया था। बिटोमिन के लेप से दीवार को सीलरोधी बनाया गया था। जलाशय को भरने के लिए इसी भवन में एक कुआं था, यानी कि कुआं से जलाशय को भरा जाता था। और महास्नानागार को खाली करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में नाली बनी हुई थी। महास्नानागार यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। महाविद्यालय या पुरोहित आवास, यह स्नानागार तथा कुषाणकालीन स्तूप के बीच में प्राप्त हुआ। महाविद्यालय जो था या पुरोहित आवास, यह कहाँ था? स्नानागार और कुषाणकालीन स्तूप के बीच में।
कुषाण कालीन, यानी कि कुषाण वंश जिस समय चल रहा था उस समय कुषाण स्तूप बनाया गया उसके बीच में। और यह इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है 83 × 24 मीटर, यानी कि 83 × 24 मीटर लंबाई और चौड़ाई, और या 70.1 × 23.77 मीटर, यानी कि वर्गाकार आंगन की बहुमंजिली इमारत थी। ये जो इमारत थे बहुमंजिला इमारत था। दुर्ग के दक्षिणी भाग में 750 वर्ग मीटर का एक विशाल सभा भवन मिला, जिसकी छत 20 खंभों पर टिकी थी। यानी कि ये बहुत बड़ा 750 वर्ग मीटर एक विशाल सभा भवन था, जिसकी छत यानी कि उसमें 7 खंभे लगे हुए थे। अन्नागार, यह स्नानागार के दक्षिण पश्चिम दीवार से सटा था और इसका क्षेत्रफल 55 × 37 मीटर था, जिसमें 27 खंडों में विभाजित एक चबूतरा भी शामिल था, यानी कि उसमें एक चबूतरा भी था। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी संरचना है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी कि वहाँ से कपड़ा भी मिला है। यहाँ की एक मोहर पर नाव का चित्र एवं राज मुद्रांक मिले हैं। 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान की मुद्रा वाली मोहर भी मिले हैं। यहाँ से 16 कमरों का एक बैरक मिला है, 16 कमरों का, जिसे मैके से दुकान तथा पिगट से कुली आवास कहा है। मैके ने दुकान और पिगट ने कुली आवास, अच्छा दोनों अलग अलग बताया है कि ये दुकान हो सकता है या कुली आवास हो सकता है। यह निचले नगर में अवस्थित था। यहाँ से बेल्ट यानी कि कमरबंद, कमर में जो बांधा जाता है, उसके साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्ठे। सबसे बड़ी ईंट, कुएं में फन्नीदार ईंट का प्रयोग, यानी कि ईंट का प्रयोग बहुत अलग अलग तरह से किया हुआ है मोहनजोदड़ो में। स्नानागार में करातीदार ईंट का प्रयोग तथा कोने पर कौन सा आकार है, एल आकार की ईंट का प्रयोग किया जाता है। मोहनजोदड़ो में ईंटों की जुराई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की जाती थी। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति थी, उस पद्धति के द्वारा की जाती थी ईंटों की जुराई। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नग्न नर्तकी, दाढ़ी वाले साधु तथा पशुपति शिव के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि कांसे की एक नग्न नर्तकी, यानी कि नाचने वाली, यानी कि नाचती हुई नग्न लेडीज, और दाढ़ी वाले साधु तथा पशुपति शिव, यानी कि शिव जी का मूर्ति। यहाँ के एक मनके पर 3 बंदर खुदे मिले हैं। हाथी का कपाल खंड, सेलखड़ी के काबाट, गले हुए तांबे के ढेर आदि ये सब मिले हैं। यहाँ मोहनजोदड़ो से एक सिंह वाला पशु दर्शाती हुई मुद्रा मिली है, यानी कि एक सिंह वाला पशु, मुद्रा पर एक सिंह वाला पशु बनाया हुआ। सिर हिला रहे बैल, भुजा हिलाते बंदर, तार पर ऊपर नीचे खिसकने वाले कुछ खिलौने मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मलेरिया पीड़ित शव मिले हैं, परंतु कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि कब्रिस्तान नहीं मिला है, यानी कि हो सकता है वहाँ पर जलाया जाता हो आदमी को। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीला को स्तूप टीला कहते हैं।
दुर्ग टीला को क्या कहते हैं यहाँ? स्तूप टीला, क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ है। बाद में कुषाण काल में इस पर एक स्तूप बना दिया गया इस टीले पर। हड़प्पा, अब हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा भी बहुत बड़ा नगर था। सर्वप्रथम 1826 चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा नामक गांव का दौरा किया। सर्वप्रथम हड़प्पा क्षेत्र का पता तब लगा जब 1856 में कराची से लाहौर जाने वाली रेलवे लाइन के लिए ईंट प्राप्त करने के लिए हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ हुई। यानी कि उस समय रेलवे का कार्य चल रहा था, उसी समय पता चला कि यहाँ पर ईंट है। तो जो विशेषज्ञ लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें लगा कि हो सकता है यहाँ पर कुछ पुराना, बहुत पुराना इमारत हो, इसलिए उन्होंने खुदवा के देखा तो पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हैं। यह कार्य जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में हुआ। 1853 से 1873 ईस्वी तक कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। उसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल की हैसियत से यह कार्य किया। यानी कि वे इस पद पर थे, पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वेयर जनरल। हड़प्पा पंजाब के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि हड़प्पा जो है कहाँ है? रावी नदी के किनारे है और पंजाब के माउंट गोमरी में स्थित है। पंजाब में है, पंजाब में, और ये पाकिस्तान के पंजाब में है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में माधव स्वरूप वत्स की सहायता से हुई। इस समय मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक थे। यानी कि जिस समय इसकी खुदाई हुई 1921 में, उस समय कौन थे? महानिर्देशक पुरातत्व विभाग के मार्शल। बाद में माधव स्वरूप वत्स 1926 से 1934 जो रहे, व्हीलर 1946 एवं मोडो ने भी इसकी खुदाई की। यह रावी नदी की सतह से सटा है, अतः यह एक तोरण नगर था, यानी कि नदी के किनारे वाला नगर था और यहाँ पर एक तोरण बना हुआ होगा। हड़प्पा 2 भागों में विभाजित था। पश्चिम में गढ़ी अर्थात दुर्ग क्षेत्र, पश्चिम के साइड दुर्ग क्षेत्र था। पूर्व में निचला नगर, यानी कि ऊपर वाला जो था वो दुर्ग का क्षेत्र था, यानी कि चारों बगल से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जो एक तरह से बोल सकते हैं कि वहाँ पर अभिजात वर्ग या अपर क्लास के लोग रहते होंगे। दुर्ग नगर समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। किले की प्राचीर को स्थान स्थान पर बुर्ज बनाकर मजबूत किया गया था। हड़प्पा के किले क्षेत्र के बाहर कर्मचारियों के आवास, उनके काम करने के चबूतरे तथा अन्नागार पाए गए हैं। मजदूरों का आवास 2 पंक्तियों में पूर्व से पश्चिम की ओर बना है। इसमें 15 कमरे मिले हैं। यानी कि मजदूरों का जो आवास था 2 पंक्ति में पूर्व से पश्चिम की ओर बना हुआ है, जिसमें 15 कमरे मिले हैं। हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग से बाहर रावी नदी के तट पर स्थित है। दुर्ग से बाहर है अन्नागार, जो कि नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। यह अन्नागार 2 खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में 6-6 धान्य कोठार मिले हैं। इसका क्षेत्रफल मोहनजोदारो के अन्नागार के लगभग बराबर है। जितना बड़ा मोहनजोदारो का अन्नागार था लगभग उतना ही बराबर का यहाँ भी अन्नागार है। हड़प्पा से लाल बलुए पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे शरीर संरचना के विषय में जानकारी मिलती है। यहाँ से स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की प्रतिमाएं अधिक मिली हैं। यहाँ से हड़प्पा 23 छोटी छोटी मुहरें मिली हैं, यानी कि हड़प्पा से 23 मुहरें प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं पर पैर से सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण, खरगोश का अंकन और स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है मुद्राओं पर।
आगे यदि हम बात करें तो हड़प्पा से कांसे का दर्पण, दर्पण का मतलब मिरर, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। इक्का गारी, इक्का गारी एक तरह का, जैसे घोड़ा गाड़ी होता है उसी तरह का होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है। प्रसाधन बॉक्स, यानी कि एक तरह से मेकअप वगैरह का जो मेकअप बॉक्स बोल सकते हैं। यहाँ के मृद भांडों, यानी कि बर्तनों, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे मृद भांड बोला जाता है। मृद भांडों पर मछुआरों का चित्र, मछुआरा यानी कि मछली पकड़ने वाले। ज्यामितीय आकार, पहाड़ की आकृति, अंगूठे की छाप, पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं। यहाँ से गधे की हड्डी, शंख के बैल, ताबीज प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से 16 भट्ठी तथा धातु बनाने की एक मूसा भी मिली है। 16 भट्ठी, यानी कि भट्ठी का मतलब ये ईंट पकाते हैं भट्ठी में, या मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो वो उसमें डाल के पकाया जाता है। उसके अलावा और भी बहुत तरह की भट्टियाँ होती है। हड़प्पा से मृणय पट्टिका मिली है जिस पर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा का चित्रण किया गया है। महिषासुरमर्दिनी यानी कि दुर्गा जी का, महिषासुर को मारते हुए दुर्गा जी का चित्रण किया गया है। हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र के बाहर दक्षिण की ओर से कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 के नाम से पुकारा गया है। इस कब्रिस्तान की खुदाई माधव स्वरूप वत्स एवं मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में हुई थी। R37 नामक कब्रिस्तान से देवदार की एक लकड़ी से बना एक ताबूत मिला है। यह ताबूत हड़प्पा कालीन है, यानी कि हड़प्पा के काल का है। हड़प्पा के परित्याग से पूर्व एक जन समुदाय बाहर से हड़प्पा में आया था। उसकी संस्कृति कब्रिस्तान फोर संस्कृति के नाम से जानी जाती है। उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर का ह्रास लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया और लगभग 1800 ईसा पूर्व तक उसका पूर्णतः विनाश हो गया, यानी कि 2000 से स्टार्ट हुआ और 1800 BC तक, यानी कि 200 साल के अंदर पूरी तरह से खत्म हो गया। कुंतासी, इसकी खोज YM चितवाल ने की थी। यह एक पत्तन नगर था। यहाँ से अभिलेख सहित मुहर मिले हैं। यहाँ मनका निर्माण होता है, मनका बनाया जाता है, होता था। एक फुल्की नदी के किनारे, यह फुल्की नदी के किनारे है, यानी कि कुंतासी जो है फुल्की नदी के किनारे है। आलमगीरपुर, यहाँ से रोटी बेलने की एक चौकी, बड़े बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं। कुछ बर्तनों के ऊपर लिपि भी अंकित है, लिपि यानी कि कुछ लिखा हुआ है। यहाँ के अवशेषों में प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता का फैलाव गंगा यमुना के दोआब तक गया है, यानी कि जहाँ पर गंगा बहती है वहाँ तक गया है। मांडा, जो कि सबसे उत्तरी छोर है, जो कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में JP जोशी और मधुबाला के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ से प्राक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा तथा उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य, यानी कि तीनों स्टार्टिंग, मध्य और लास्ट, तीनों के समय का साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा 350 से 250 ईसा पूर्व, यानी कि 3500 से 2500, परिपक्व 2550 से 1900 और उत्तरवर्ती 1900 से 1500, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया इसे। हुलास, सैंधव लिपि युक्त ठप्पा प्राप्त हुआ है। यहाँ से खिलौनागारी भी के प्रमाण मिले हैं, खिलौनागारी का भी मिला है प्रमाण। अल्लाह दीनो, यह सिंध प्रांत में स्थित है। अल्लाह दीनो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में, यानी कि पाकिस्तान में। 1982 ईस्वी में फेयर सर्विस ने इसकी खोज की। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था। यहाँ से एक मिट्टी से बनी खिलौने गाड़ी मिली है, मिट्टी से बना हुआ। आगे यदि बात की जाए तो कालीबंगा है। तो कालीबंगा में
इसकी खुदाई अमलानंद घोष 1953 ईस्वी में की, वी.के. थापर एवं वी.वी. लाल 1960 से 64, यानी कि अलग अलग समय में इन लोगों ने की। यह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ी के पास अवस्थित है, यानी कि यह राजस्थान में है, गंगानगर जिले के पास। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा भी 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक दुर्ग और एक निचला क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में कौन लोग रहते होंगे? दुर्ग क्षेत्र में ब्राह्मण या उस एक तरह से उच्च कोटि के लोग, जिसे उस समय माना जाता होगा, वो। यहाँ का दुर्ग क्षेत्र एक लंबी दीवार पूर्व से पश्चिम 2 भागों में विभाजित था। इस प्रकार का दृष्टांत किसी अन्य हड़प्पाई स्थल से नहीं मिला है। यहाँ का निचला नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरा था। कालीबंगा। कालीबंगा का दुर्ग क्षेत्र समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। दुर्ग का तोरण संभवतः दक्षिण की ओर था। यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, इनकी स्टार्टिंग के हड़प्पा। हल से जुते खेत का प्रमाण भी मिला है। यहाँ से 2 फसलें चना व सरसों को एक साथ बोने का प्रमाण मिल रहा है। यहाँ एक ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड मिले हैं। यहाँ पर मोहर बाघ का अंकन पाया गया है। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग का भी साक्ष्य है, यानी कि अलंकृत ईंटों का, यानी कि उसमें कुछ अलग अलग चीज़ बनाई गई हो सजावट के तौर पर, और कच्ची ईंट। कालीबंगा से लकड़ी के पाइप का प्रमाण भी मिला है, जबकि सार्वजनिक नालियों का साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ की सड़कें प्रायः कच्ची थी। यहाँ एक पल्ले वाले दरवाजे का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के निवासी समाधि क्षेत्र, ये कब्रिस्तान, का चुनाव बड़ी सावधानी से करते थे। यह समाधि क्षेत्र नगर के पश्चिम दक्षिण दिशा में लगभग 300 मीटर दूरी पर अवस्थित था। यहाँ से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के कारण ही यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, यानी कि स्टार्टिंग के हड़प्पा सभ्यता का। यहाँ से एक कपड़े में लिपटा उस्तूरा, मिट्टी के बर्तन में पर सूती कपड़े की छाप एवं लकवा के रोगी का शव मिला है। प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से युगल समाधान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से अंडाकार कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिससे एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने का प्रमाण मिलता है। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।